अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे आज की एक बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि कोर्ट की जो सारी प्रोसीडिंग होगी उसको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए लोग देख पाएंगे। उसका आजमाइशी तौर पर जो आगाज़ था वो आज से कर दिया गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इंसाफ के ऊपर, क्या ज़्यादा बेहतर तरीके से जब लोग देख पाएंगे उन केसेस की प्रोसीडिंग को जिसमें आम आवाम को इंटरेस्ट है, उनको दिलचस्पी है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसका एक बेहतर इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। पाकिस्तान में इससे पहले क्या प्रैक्टिसेस रही हैं और ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस हैं? वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, केसेस को इस तरह से दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं कि लाइव इस वक्त क्या प्रोसीडिंग हो रही है। बहरहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी है। और आज अगर इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर लूँ तो एक नई अदालती तारीख जिसका मैंने कहा कि रकम होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि कोर्ट रूम में केसेस की समाअत जो है उसको वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाया जाए और इसका आगाज़ कर दिया गया है। और आगे देखते हैं कि इसके हवाले से क्या काम होता है। और असल बात तो ये होती है कि लोगों को, आवाम को इसका फ़ायदा क्या होता है, उन्हें बर वक्त इंसाफ मिल पाएगा, ये चीज़ें जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी पॉजिटिवली। इस पर भी बात करेंगे। अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें तो पहले तो सबसे बड़ी एक अहम खबर ये है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें जो ख़त था, जो टेलीग्राम आया था यूएस की जानिब से, यूएस से पाकिस्तान एम्बेसी से, उसके हवाले से ये कहा गया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और तहकीकात इन इदारों ने की है। उनका कहना ये है कि इसमें कोई साजिश साबित नहीं हुई है। इसकी डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे आपसे, इस पर भी बात होगी, डिस्कशन होगी कि क्या अब इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आज का जो एलामिया आया है ये बहुत अहम है। इस पर भी बात करेंगे। और पॉलिटिकली इस वक्त नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले भी उनकी मुलाकात हुई है और आज भी एक मुलाकात एक्सपेक्टेड है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। कैबिनेट में हमने देखा कि बनने में काफ़ी थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी, 7-8 दिन इसमें लगे, 9 दिन लगे, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं वो वाज़े नहीं हो सकी हैं। वाज़े ख़ुद-व-ख़ाल उस वक्त आएंगे जब फाइनल ये मीटिंग होगी तो हमें मालूम होगा। कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। अभी तक जो मुबैना तौर पर यानी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 जो है वो कौमी असम्बली की सीट्स के हवाले से बात की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और 20 सूबाई सीट्स के हवाले से बात की जा रही है पंजाब में कि वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हो। और उसके अलावा एक वो सेनेट के चेयरमैन के तौर पर भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम पहले भी दिया गया था और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उन्हें ही बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने कहा कि आप हमें फेवर करें। कुछ और भी खबरें उस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। शहजाद एंकर पर्सन भी हैं और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ में राइट साइड पे मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब साहब जो हैं ये सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। तो जो बड़ी अहम खबर है उस पर यकीनन हमें बता पाएंगे साकिब के इनका टेक क्या है और ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच साकिब फॉर जॉइनिंग अस। शहजाद आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। पहले तो इस पर मुझे ये बता दीजिए कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लाइव प्रोसीडिंग है, लोग देख पाएंगे, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? शुक्रिया। और मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त साथ बैठे हैं वो क्योंकि कवर करते हैं और उन्हें जजेस के मिजाज का पता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में दिलचस्पी लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस में, और ख़ास तौर पे उनकी जो ऑब्जर्वेशन अभी रिसेंटली जो पीका ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से बड़ी मेरे ख्याल में रिमार्केबल हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज करने की मुखालफत की और उसके साथ लोगों की जो शख्सी आज़ादी है और आज़ादी राय का जो उनका हक़ आईन पाकिस्तान देता है उस हवाले से उन्होंने बहुत इस पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस पर ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी और उसके साथ केस का फ़ैसला किया। ख़ास तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत वो हामी हैं। और जज बनने से पहले भी जब वो सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, तब भी हमने देखा वो जिस फोरम पे भी जाते थे, चाहे वो वकला की तहरीक हो या उसके अदरवाइज़ उसके अलावा हो, तो बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे रहते थे और उनको उनके ख्यालात से सब वाकिफ़ हैं। तो ये जो फ़ैसला है मेरे ख्याल में ये हर केस पर तो लागू शायद ना हो सके और जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिटिगेशंस हैं ख़ास तौर पे ऐसे जिससे सोसाइटी की, माशरे की इस्लाह का पहलू निकलता हो, या ऐसे केसेस जिनसे आप ये साबित करें कि कानून जो है वो किसी तौर पर भी
जो है किसी मुजरिम का या गलत शख्स का साथ नहीं दे सकता, उस नौइयत के केसेस को, ये मखसूस केसेस को जो है वो लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। यकीनन अब दुनिया में होता है, यकीनन बिल्कुल होता है, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनमें फोटोग्राफर्स को तक को जाने की इजाज़त नहीं होती कि वो स्टिल फोटोग्राफ्स ले लें। तो और अक्सर आप देखते हैं कि जो कार्टूनिस्ट हैं वो जाके स्केच बना के अखबारात को देते हैं ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि कोर्ट के अंदर एटमॉस्फेयर क्या था, क्या सीन था। सो मेरे ख्याल में मखसूस केसेस पे होगा और बहुत अच्छा फैसला है मेरे ख्याल में कि ओपन अप जिसको हम कहते हैं। और आज से काफ़ी साल पहले एक डिबेट ये भी थी कि जी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स भी आप जो लाइव दिखाया करें। पार्लियामेंट का एक चैनल भी स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्वेश्चन आवर्स को लाइव किया, लेकिन उसके बाद जो दीगर प्रोसीडिंग्स थी उसको वो नहीं दिखाया करते थे और चंद मखसूस या अहम जो नौइयत के वाक़यात हैं या ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी हमने देखा, वो लाइव यकीनन जा रही थी। लेकिन असूलन ये होना चाहिए कि मैं एक स्टेप और बढ़ूंगा, उसके बाद हमारे दोस्त इस पर ज़ाहिर ख्याल करेंगे। ख़ास तौर पे अदालत की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की या सेनेट की, उनको ज़रूर लाइव होना चाहिए। दुनिया भर में ये होता है और उसमें कोई कबाहत नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस चीफ्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सेंटकॉम के अमेरिका में जो हैं या जॉइंट चीफ, वो सारे के सारे आते हैं, लाइव उसको दिखाया जाता है, सेनेटर्स या कांग्रेसमैन उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि इदारे मजबूत हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है और इससे इंकरेजमेंट मिलेगी दीगर इदारों को कि जहाँ जहाँ पे भी ये ओपन हो सकता है इसको ओपन किया जाए, जिससे मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट सामने आएगा और साथ साथ एक एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में होगी इससे। ठीक है। अच्छा साकिब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या इसका असर होगा? हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आप लोगों से सजेशंस भी मांगी गई हैं कि इसको ज़रा बताएं कि किस तरह से बेहतर तरीके से इन प्रोसीडिंग्स को हम दिखा सकते हैं। आप लोगों का क्या टेक है, किस तरह से ये हो सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? शुक्रिया। इसका इम्पैक्ट तो बड़ा पॉजिटिव है, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि एक तो एक्यूरेसी आएगी, जो रिपोर्टिंग है ख़ास तौर पर कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा सेंसिटिव एक रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा जो जजेस हैं उनके हवाले से ये लोग ये सुनना चाह रहे होते हैं कि क्या रिमार्क्स हैं, अदालत का माहौल क्या है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, किस तरह कोर्ट जो है वो कंडक्ट करा रही होती है। मतलब इवन यहाँ तक कि 1 घंटे की प्रोसीडिंग होती है तो वो हम 2 मिनट में 3 मिनट में उसको समराइज करके बता रहे होते हैं। तो लोगों के लिए वो बड़ा होता है कि हम उसको देखें। हाँ। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब जदीद जो दुनिया जिद्दत की तरफ बढ़ रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट्स ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। इससे पहले जो वीडियो लिंक के ज़रिए कोर्ट में कोई भी इवन पाकिस्तान में मतलब हाई कोर्ट है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, किसी जगह पे भी आप बैठे हैं तो वीडियो लिंक के जरिए आप आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। तो इसी तरह ये जस्टिस बाबर सत्तार हैं, ये अभी उस वक्त जज नहीं बने थे, तो ये कोरोना के दौरान अमेरिका में थे, वहाँ से इन्होंने वीडियो लिंक के जरिए दिए थे, आर्गूमेंट्स दिए थे। तो ये आईटी अपने जिद्दत की तरफ बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में कोर्ट्स ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। ये इब्तदाई तौर पर ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, ज़्यादा एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में इसमें होगी। पहले कहीं अगर कोई थोड़ा सा एहतमाल गलती का होता भी था, वैसे तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो ऑब्वियसली इसको रिपोर्ट किया जाता था, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसमें कोई गलती का अंदेशा होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें बेहतरी देखने में आएगी। जी बिल्कुल, एक्यूरेसी इस तरह आएगी कि पहले ये होता है कि सम टाइम हम बहुत सारी कोर्ट्स कवर कर रहे होते हैं, तो एक कोर्ट में बंदा मौजूद नहीं होता, वहाँ पे कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो कवर नहीं किया। तो अगर लाइव प्रोसीडिंग होगी तो वो डेफिनेटली आप किसी जगह पे भी बैठ के वो मुतलका रिपोर्टर जो है वो देख सकता है और देख के उस पे रिपोर्टिंग कर सकता है। तो जो आप कोर्ट में ना होते हुए रिपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ साकिब साहब से, एक तो ये बताइए कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये हाई कोर्ट का कोई अपना प्लेटफॉर्म होगा, कोई यूट्यूब चैनल होगा, और इसके अलावा अगर लाइव स्ट्रीम हो रही है तो क्या जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया टीवी चैनल्स हैं उनको भी इजाज़त होगी कि वो उसको ब्रॉडकास्ट कर सकें? इस हवाले से जो कि टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे या नहीं, यही तजावीज़ जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो है उनसे मांगी गई हैं कि इसमें क्या है, कोई सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा इतना वाइब्रेंट है, इतनी चीज़ें हैं कि आपको सबाक से हटकर चीज़ें जो है वो वायरल कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के मद्देनज़र हैं भी और वो देख भी रही हैं। अच्छा, जैसे हमने एक चीज़ और डिस्कस की कि ये पॉसिबल नहीं है कि सब केसेस को लाइव स्ट्रीम करें, यानी कि जितनी देर कोर्ट सेशन में है वो सारा कुछ लाइव स्ट्रीम जा रहा हो। सो क्या ये इसी तरीके से होगा या कुछ जजेस साहब की सवाबदीद होगी कि जो मखसूस केसेस वो चाहते हैं उसको खाली वो लाइव स्ट्रीम करें? अभी तक
जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ उस कोर्ट को वो लाइव स्ट्रीमिंग में लेके जा कोर्ट रहे रूम हैं, नंबर बाकी- वन। नंबर जी, कोर्ट वन रूम को, नंबर हाँ। 1 को, बाकी 9 जजेस बिल्कुल उनका कोई केस भी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा। ओके। अब इनके तमाम केसेस होंगे या नहीं होंगे, अभी तक की जो इतला है वो यही है कि इनकी कोर्स थ्रू आउट जो है वो चलेगी, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप देख सकेंगे। दूसरी आपने बात की कि यूट्यूब चैनल होगा या क्या, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ एक लिंक दिया गया है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए, क्योंकि भारत में गुजरात हाई कोर्ट है उसका एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स वहाँ पे आ रही होती हैं, सुबह से शुरू होती हैं शाम तक 3-4 बजे तक जो है। इसी तरह का यूट्यूब चैनल बना के एक तो वो चीज और मैं proceedings सिर्फ आएंगी। पूछना जी, चाहूंगा जी, कि जी, जरा जी। मालूमात में इजाफा हो जाए कि अक्सर हम ये देखते हैं कि वकला की कोशिश होती है कि केस अगर उनके खिलाफ रिमार्क्स आ रहे हैं तो वो रिपोर्ट ना हो, और ये यकीनन हर दूसरे दिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब के पास ये दरखास्त आएगी कि आप इसको इन कैमरा कर दें, सेंसिटिव केस है, हाई प्रोफाइल केस है, इस किस्म की दरखास्तें आ सकती हैं। सो क्या इन प्रिंसिपली उन्होंने बता दिया है कि कम वक्त में वो सारा का सारा लाइव होगा या वो देख सकते हैं? अभी तक तो ये बता दिया गया है, और जो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, वैसे भी कोर्ट्स ओपन हैं, कोई भी शहरी या हम बतौर जर्नलिस्ट जो है जाके उसको कवर करते हैं। वहाँ पे ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में, मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5 साल का है, कभी भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने किसी प्रोसीडिंग को इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया हो। ओपन प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो किसी भी केस में, ओपन प्रोसीडिंग्स होती हैं और ओपनली ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल में मजीद उसको वो ओपन कर रहे हैं कि ताकि लोग भी देखें कि वहाँ पे हो क्या क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसीडिंग। अच्छा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, उस वक्त क्या इसका डिसीजन आया था? तब तो कोई फैसला नहीं हो पाया था शायद। जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका केस था, वो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी वहाँ उस वक्त के बेंच को कि हमारी प्रोसीडिंग जो है वो ओपन की जाए, प्राय रास्त दिखाई जाए, लाइव स्ट्रीमिंग लोग देखें। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जुडिशियल साइड पे हम इसको डिसाइड नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से इस पर देखा जाएगा, इसको जो है वो उसके बाद इसको हम डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे चलना है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अभी इनिशियली जो हाई कोर्ट है उसने 30 रोज के लिए एक ट्रायल बेस पे इसको रखा है, जिसमें जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या कोई रेलिवेंट को वकला हैं या जजेस हैं उनको एक्सेस दी जाएगी डायरेक्टली कि वो उसको ऑब्जर्व करें, देखें, उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है, कुछ चीज़ें तो उसमें तजवीज़ जिस तरह हमसे हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जिस तरह तजवीज़ मांगी गई हैं तो वो हम देंगे, देखेंगे। अच्छा, पब्लिक के लिए 1 मंथ के बाद वो अवेलेबल होगा। अच्छा, आप लोग के जहन में क्या तजवीज़ हैं, कैसे होना चाहिए एक ऐसा मैकेनिज्म? ऑब्वियसली हम डिवाइस करने जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा काम हो कि जिसमें कोई गलती ना हो, बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ जो है वो ये सारी चीज़ें ऑन एयर जाएँ, क्योंकि जिस तरह से पहले इन्होंने भी कहा कि यूट्यूब चैनल्स पर भी अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी, सोशल मीडिया का जो सारा एक बड़ा सेंसिटिव सा किरदार है, तो इसमें तो बड़ा हमें सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल, जब से ये खबर सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे हमने ब्रेक की, तब से जो हमारे चैनल्स हैं या उनके जो हेड ऑफिस हैं वहाँ से कॉलें आ रही हैं कि इसको हमने कैसे चलाना है, लिंक किधर है, हम उसको लाइव चला सकते हैं, नहीं चला सकते, अभी नहीं चला सकते, एक महीना तो ये चीज़ें जी बिल्कुल, ये चीज़ें जो है अभी तय होना बाकी हैं कि उसको कैसे होगा। फिर अब सिर्फ पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस सुने जाएंगे या नहीं, ये भी अभी तय होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस तक ही इसको इनिशियली जो है मौजूद होना चाहिए। बेशक 6 मंथ तक रखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो आगे चलती रहें, उसके बाद जब ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत इश्यूज़ हैं। अगर आप सोशल मीडिया वाली जिस तरह मैंने बात की कि इतना सोशल मीडिया वाइब्रेंट है, इससे कबल भी जुडिशरी के हवाले से आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से तरह तरह के इल्ज़ामात, मुहिमें चली, उनको मतलब किया जाता है, मलाइन किया जाता है जुडिशरी को। तो अगर ये चीज़ें आ जाएंगी, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाज़ औक़ात 1 घंटे की प्रोसीडिंग होती है और जो कंक्लूजन होता है, जो उसकी जजमेंट होती है, ऑर्डर होते हैं, हम वो रिपोर्ट करते हैं। अब जो प्रोसीडिंग है, आधी प्रोसीडिंग एक फ्रीक के हक में जा रही होती है, आधी प्रोसीडिंग दूसरे हक में जा रही होती है, या जजेस जो सवालात कर रहे होते हैं उनसे पता ऐसे लगता है कि जो एक्स फ्रीक है उसके हक में है, लेकिन फैसला वाई के हक में आ जाता है। तो ये चीज़ कोर्ट रिपोर्टर तो समझ सकता है कि ये वो सवालात समझने के लिए किए जाते हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसके लिए मुश्किल होगा। नहीं, ये एक थोड़ा बायसनेस भी आ जाती है ना कि जाहिर है कि जिसको आप फेवर कर रहे हैं, आप उसके हवाले से खबर दे रहे हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि एक तो लोगों को इन टोटलिटी उस केस का जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि क्या इसमें हुआ यकीनन। और एक चीज़ ये कि मैंने जब भी मेरा इत्तफाक हुआ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जाने का, बहुत डिसिप्लिन किस्म की प्रोसीडिंग्स मैंने देखी हैं वहाँ पे। जो वकला आते हैं वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने आर्गूमेंट पेश कर रहे होते हैं। जज साहब के, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स अक्सर औकात बड़े सख्त होते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ प्रोसीडिंग के दौरान इधर वो बेंच की तरफ से या वकील की तरफ या क्लाइंट जो मदई है उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई हो कि जो ऐसी हो कि इसको
को स्ट्रीम ना किया जा सके, कम से कम मेरी ये ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। दूसरा, एक जो एकेडमिकली इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है और बड़ा अहम पहलू है कि हमारे जितने भी हज़ारों लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेड्स हैं, जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बहुत आसानी होगी कि वो देख सकें कि उन जो सीनियर वकला हैं जो उन्हीं के इदारों से शायद फारिग तहसील होके आगे आए हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सरसाइज एज वेल, और पता चलेगा कि जजेस सवालात कैसे करते हैं, कैसे आर्गुमेंट देते हैं। अब हर स्टूडेंट के लिए अदालत में जाके उसको ऑब्जर्व करना शायद पॉसिबल ना हो रोजाना की बुनियाद पे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ इदारे हो सकते हैं कि इसको पार्ट ऑफ द करिकुलम बना दें कि आप इनकी जो प्रोसीडिंग्स उसको देखें, बट इट्स समथिंग कि वो फ्यूचर में जो भी होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मतलब आई कम्प्लीटली एंडोर्स द डिसीजन, बहुत अच्छा फैसला है और इसको होना चाहिए, आगे चलना चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जिस तरह आपने शुरू में बताया था वो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस, शख्सी आज़ादी इज़हार राय, इस पे तकरीबन पिछले 3 साल गुज़श्ता जो हुकूमत थी वहाँ पे तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आया पीका का, फिर पीका सेक्शन 20 भी है, उसके तहत FIA ने बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शुरू की। तो उस वक़्त जब चीफ जस्टिस जो है उनको बार बार गुज़श्ता हुकूमत को कह रहे थे कि आप इनके खिलाफ ये जो है इस्तेमाल ना करें, जो शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, तनकीद आप सहने की कोशिश करें, इख्तलाफ राय सहने की कोशिश करें। लेकिन उस वक़्त हमेशा से उनके खिलाफ कैंपेन भी चली, उनके खिलाफ मुहिम भी चली और उनको बुरा भला भी कहा गया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आप क्यों ऑर्डर्स कर रहे हैं या पीका की सेक्शन 20 के खिलाफ। लेकिन जैसे ही हुकूमत गई है तो वो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस और पीका सेक्शन 20 की जो मिसयूज़ हो सकता था उससे पहले बेनिफिशरी वही बने हैं जो गुज़श्ता हुकूमत के लोग थे। मतलब उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाइयाँ इस तरह की चीज़ें शुरू हुई तो वही लोग चीफ जस्टिस के सामने खड़े थे, तो उन्होंने याद कराया उनको, शहजाद अकबर साहब हैं, शहबाज गिल हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, PTI के ख़ास तौर पर जो वकला थे, कि उनको याद कराया और उन्होंने ये मतलब माना कि गलती थी हमारी और हम जो कदगन लगा रहे थे शख्सी आज़ादियों पे, आज़ादी इज़हार राय पे, और जो हम जो तनकीद है, क्रिटिकल जो बोलने वाले लोग हैं, इख्तलाफ राय जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी ये गलत है कि आप कदगन नहीं लगा सकते, आप रोक नहीं सकते। अच्छा साकिब, अब इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट शहजाद ने इसमें ऐड किया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, अगर दूर दराज मुल्क के किसी हिस्से में रहते हैं, नहीं भी वो जा सकते, प्रोसीडिंग्स नहीं देख सकते, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ उनके लिए आ जाएगी। ओवरऑल अगर हम आवाम की बात करें तो हमारे आवाम के लिए भी कोई भलाई का पहलू इसमें है, जो हम ये बात करते हैं कि वक्त पर इंसाफ मिलना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, तो उस एंगल से कैसे देखते हैं आप इसको? उस एंगल से ये है कि जजेस इसमें जब ये लाइव प्रोसीडिंग्स होंगी तो जजेस अकाउंटेबल होंगे। वो इस तरह के वैसे रूटीन में तो मतलब ये कहा जाता है, लोग ये समझते हैं, हालांकि इस तरह इतना होता नहीं है, कि बहुत ज़्यादा रिमार्क्स दे दिए जाते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं। अब जब लाइव प्रोसीडिंग्स होगी तो हर बंदा देख रहा है, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई कानून जानता है या नहीं जानता, वो देख रहा है। इस तरह जजेस भी अकाउंटेबल होंगे, वो उनको पता होगा कि हमने केस को कितना उस पर बोलना है, क्या ऑब्जर्वेशन देनी है, क्या रिमार्क्स देने हैं। ऑर्डर तो डेफिनेटली कोर्ट ने खुद ही करना है, लेकिन ऐसी चीजें कि जो इररेलेवेंट होती हैं, जो बोल दी जाती हैं और वो ऑर्डर्स में नहीं आती, तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी होगा और बेहतरी की तरफ, मतलब एक जुडिशरी एक बेहतरी की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। अब इसके लिए बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, इसलिए 1 महीने का टाइम भी शायद लिया जा रहा है ताकि बेहतर प्लानिंग के साथ जो है वो चीज़ों को किया जाए सेट, क्योंकि जब चीज़ें सोशल मीडिया पर चली जाती हैं, वीडियोज़ लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो फिर आप देखने वालों के मिजाज के बारे में भी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में फिर किस तरह उस पर बात की जाती है, तो उस पर भी मेरा ख्याल है कुछ हदूद व क़यूद जो हैं वो लागू की जाएंगी और उसके मुताबिक काम होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और बहुत अहम टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं। शहजाद, आपकी राय मैं चाहूँगी कि पहले इस पर आप हमें दें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसका एलामिया जारी कर दिया गया और कहा यह गया कि गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत जो है वो नहीं मिला और एजेंसियों ने ये ब्रीफिंग दी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इस सारे मामले को। तो कैसे देख रहे हैं आप? फिर जो इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, और बहुत बड़ी तादाद में हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि पब्लिक उसको सही समझती भी है, उसको बाय भी कर रही है, तो क्या उस पर इम्पैक्ट आएगा? अगर आप जो गुज़श्ता DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बिल्कुल उसमें ये उन्होंने खुल के बात की। उसमें उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं है और जो कौमी सलामती कमेटी के जो आखिरी जो मुलाकाती नशिस्त थी उसका जो एलामिया जारी हुआ था, उस एलामिया में भी साजिश का लफ्ज़ नहीं है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है।
अब इसकी तशरीह ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो समझते हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जो है ये कंस्पिरेसी है। साबिक वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी साहिबा ने इसके फ़ौरन बाद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क है कंस्पिरेसी में, साजिश में और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस में, यानी कि खुल्लम खुल्ला मुदाखलत इसको कह लें अगर आसान लफ्ज़ों में। अब जो आज की जो अलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने अयादा किया उन बातों का जो गुज़िश्ता कौमी सलामती कमेटी की नशिस्त में हुई थी, लेकिन साथ साथ ये वाज़े किया कि कोई सबूत नहीं मिले साजिश के। सो अब आपने ये देखना है कि इंटरफेरेंस क्या होती है और साजिश क्या होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बयान जारी करते हैं भारत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से, वहाँ से फौरी तौर पर एक रद्द-ए-अमल आता है कि जी हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है, या अमेरिका में या किसी जगह से या यूनाइटेड नेशन से कोई रिपोर्ट आती है कि जी भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। सो उस पर फ़ौरन भारत के जो स्टेट एक्सटर्नल अफेयर डिवीज़न है वो फ़ौरन बयान जारी करता है कि जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। सही। ये नहीं कोई कहता कि जी ये साजिश हो रही है। इसी तरीके से चीन में आप देखें, जो तिब्बत का मामला बड़ा सेंसिटिव है और जब भी भारत चीन तिब्बत के हवाले से कोई बात करता है तो चीन उसको एक खुला मुदाखलत करार देता है, साजिश करार नहीं देता। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। सो ये चीज़ देखनी है आपने कि साजिश क्या चीज़ है और मुदाखलत क्या चीज़ है। हाँ, साजिश ये हो सकती है कि जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन हो रहा था और डेमोक्रेट्स की जो जमात है उनके सर्वर्स को हैक किया गया और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया रशिया पे या रशियन हैकर्स पे, उन्होंने कहा कि जी ये एक साजिश हुई है, उसके उन्होंने सबूत भी दिए और बाकी बातें भी की। लेकिन अगर सिर्फ बयानात की हद तक हो और अगर उस मरासले को देखें और इस आज की जो अच्छा शहजाद आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शहजाद अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। शामी साहब अगर मौजूद हैं तो फिर बात उनकी मौजूदगी में ज़रा, लेकिन चलें मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, बाकी हम शामी साहब से सुनेंगे कि मुदाखलत और साजिश में पहले तो एक तशरीह कर लें और दूसरी बात ये कि जो मुनफरिद बात थी आज की नशिस्त में कि एम्बेसडर असद मजीद साहब जो जिनकी मुलाकात वहाँ पर अमरीकी अहदेदार से हुई थी वो मौजूद थे। उन्होंने तफसील से बात की, बयान किया। तो उनके बयान के बाद और मतलब जितने हमारे सारे ऑफिशियल्स थे उसके बाद मेरा गुंजाइश कोई नहीं है कि अगर हमने पिछला एलामिया को तस्लीम किया तो इसको भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, मुजीबुर रहमान शामी साहब की तरफ जाती हूँ। सर आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? आज फिर पहले DGI SPR ने भी कहा कि इसमें कोई साजिश जो है वो नज़र नहीं आती, मुदाखलत है, और आज भी कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ है तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि साजिश का कोई पहलू इसमें नहीं है। जी सर। बहुत शुक्रिया। देखें जो पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसके एलामिये में भी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया जी। और अब भी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई, यानी अमली तौर पर अमेरिका ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो खत्म हुई हो। और अगर उसने हमारे मामलात पे अज़ार ख्याल किया है उनके किसी अहलकार ने, तो उस पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे मामलात में मदाखलत की है। तो ये साजिश जो है उसका कोई सबूत नहीं मिला, यानी कोई हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे और बैरूनी सफारतकार उनके दरमियान कोई ऐसी खास बात नहीं हुई जिसके नतीजे में ये अदम एतमाद की कार्रवाई अमल में आई हो। यही उससे वाज़ेह होता है। बाकी तो फिर देखे ना, सियासत है, तो सियासत में तो आप अपनी बात करते रहते हैं, अपना मतलब निकालते रहते हैं जी। अब इमरान खान साहब सर इसी को मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दीजिए कि बार बार जब ये बात की जा रही है कि ये साजिश नहीं है, इसको आप मुदाखलत कह सकते हैं, और आपने तो बड़ा इसको आसान अल्फाज में कह दिया कि अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसको ये समझा जाए कि ये साजिश नहीं है। फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पूरे का पूरा इस साजिश पे कायम है, लोगों में वो जा भी रहे हैं, अवाम उसको बाय भी कर रही है, तो सर ये बयानिया ढेर हो गया क्या? देखिए ये अब जो सियासत है उसके अपने मामलात हैं जी। उसके अपने नताइज हैं और उससे तो आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है। तो सियासी लीडर जो है, तो आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो ऐलान ताशकंद हुआ था एक बिजली भी हुआ करती थी और वो आज तक निकली नहीं है। तो ये इमरान खान साहब ने जो अपना मौका इख्तियार किया है
वो तो उस पर कायम रहेंगे, उसे दोहराते रहेंगे। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो किसी बैरूनी साजबाज से नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि एक वाकया हो रहा था, आपके यहाँ की एक्टिविटी हो रही थी, किसी ने उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल किया हो, ये एक दूसरी बात है। मगर आप इस सियासतदानों को रोक नहीं सकते। इमरान खान साहब अपनी बात कहते रहेंगे, उनके मुखालिफ अपनी बात कहते रहेंगे, और फिर लोग जिसकी राय कबूल कर लें और जिसकी बात जो है तस्लीम कर लें, ये तो फिर बात की बात है। एक सवाल अगर मैं शामी साहब से करना चाहूँ सर, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत से अहम वाक़यात के यानी शाहिद हैं, और जहाँ तक मैंने पढ़ा या आप जैसे सीनियर से सुना, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो साबिक वज़ीर आज़म ने उस इस्लामाबाद में जलसे में एक ख़त निकाल कर उसको साजिश करार दिया। अब एक तरफ तो अगर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दूसरी दफ़ा ये बात कर दी है कि साजिश का पहलू नहीं निकला, लेकिन खान साहब के इस कदम से पूरा का पूरा एक आइनी बहरान पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर, और जिस गैर यकीनी की सूरत हाल से हम गुजर के निकल के आए हैं, सो वो जो आइनी बहरान है, या उसको आप आइन शिकनी कह लें, उनके मुखालफीन कहते हैं, तो क्या वो आप समझते हैं सिर्फ सियासत ही है या उनके हवाले से कोई कार्रवाई होनी चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, अब ये जो सियासी मामलात होते हैं उसमें हर शख्स अपना नुक्ता नजर पेश करता रहता है, अपने नताइज निकालता रहता है। और आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। तो ये जो सियासतदान है ना, उनको तो आप मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है और अपने तरीके से अपनी रफ्तार से वो जारी है, उसकी कार्रवाइयां जो है, तो फिर ये घर जो है वो बैठती चली जाती है और कोई नतीजा खेज नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे अदारे अगर काम कर रहे हैं और मौसर तरीके से अपनी कुव्वत का आज़हार कर रहे हैं, तो फिर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है या नहीं कह रहा है। ठीक। अच्छा सर, कुछ बड़ी यहाँ मुलाकातें भी हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लें। आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें गाइड कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हो रही है, आज फिर उनकी मुलाकात है, कुछ वो सीट एडजस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, और सेनेट में भी उन्होंने ऑब्वियसली वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो सर, ये मामला तय पा जाएंगे उनके, या कहीं कोई आपको नज़र आता है कोई डेडलॉक हो सकता है? ओवरऑल उन्होंने अभी हलफ भी नहीं लिया है। देखिए, अभी वसूख तक तो हम नहीं कह सकते कि दोनों की जो मुलाकात हो रही है या हुई है उसका एजेंडा क्या था। तो उन्होंने बज़ाहिर तो कहा है कि ये खैर सगाली मुलाकात थी, लेकिन जाहिर है कि जब इतने तमाम से मुलाकात हो रही हो और फिर दूसरी मुलाकात की भी बात हुई है और दूसरी बार मिल रहे हो, तो कोई लगता है कोई सीरियस मामला डिस्कस हो रहे होंगे और मुस्तकबिल की कोई खाका कशी जो है वो हो रही होगी। लेकिन आप इसमें देखिए, हर सियासी जमात जो है वो कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हासिल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोग एडवांस कर सकती है वो कर ले। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी नज़र मुख्तलिफ ओहदों पर भी हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट पर भी हो सकती है। लेकिन अभी जो चैलेंज दरपेश है, अभी तो हुकूमत को मुस्तहकम करने का है, उसके पांव जमाने का है। और मेरा ख्याल ये जमातें जो हैं उनको इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। यानी लोग जो हैं उनको इससे गरज नहीं है कि किसके पास कौन सी वजारत आएगी और किसके पास नहीं आएगी। वो तो देखना चाहते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को क्या दे रही है, क्या इसके मुआशी इस्तेहकाम जो है इसके जरिए मुमकिन होगा, क्या लोगों के लिए कोई आसानी पैदा होगी, क्या लोगों की मुश्किलात कम होंगी। लोग तो अपने हवाले से देखते हैं, और मेरे ख्याल इन जमातों को भी इस बात पर फोकस करना चाहिए। देखिए, माजी में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती रही है, ताकि जमहूरियत भी हुआ, फिर वो खिलाफ वर्जी भी हुई। आपको याद होगा एक जमाने में ये दोनों जमातें जो थी वो मरकज में भी और पंजाब में भी कोलिशन पार्टनर्स हो गई थी, लेकिन फिर इनके दरमियान दूरियां पैदा हुई। तो ये अगर सियासी जमातें अगर ये मेजोरिटी का मुजाहरा करें और उनको मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ज़ाब्ता अखलाक तय कर ले एक दूसरे से मामला करने का, तो इनके हक में भी बेहतर होगा। और जरूरत इस बात की भी है कि तहरीक इंसाफ के दरमियान और उसके मुखालिफिन के दरमियान भी कोई ज़ाब्ता अखलाक तय हो, कोई बातचीत का तरीका निकले। आखिर एक मुल्क के रहने वाले हैं और साथ जीना मरना है,
तो फिर एक दूसरे को तस्लीम भी करना होगा, एक दूसरे से बात भी करनी होगी। सही। तो ये जो तहरीक इंसाफ के साथ और अपोजिशन के दरमियान जो मामला हुआ है, वो आप इसको अच्छा मामला नहीं है, इतनी तलखी जो है वो अच्छी बात नहीं है। आप देखिए तहरीक इंसाफ का एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, मुखालिफ है उनका भी वोट बैंक मौजूद है। जी तो जी दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत ये बनानी चाहिए। जी सर, ये आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि ये आपस की तलखियां जब तक खत्म नहीं होंगी तो मामला बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब एक तरफ सारी बाकी सियासी जमातें हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ ही रहेगी तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? एक बड़ी जमात है सर, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपकी राय क्या है? कौन आगे बढ़े, किस तरह से इनको इंगेज किया जाए? पॉसिबल है ये? इमरान खान साहब को गौर करना चाहिए। देखिए उन्होंने ताकत का मुजाहरा कर दिया, जलसे कर रहे हैं। जी जी। कोई शख्स भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो ये समझे कि तहरीक इंसाफ की ताकत नहीं है। सही। उसकी बड़ी सियासी जमात है, उसकी बड़ी ताकत है। उसने 32% वोट हासिल किए हैं गुज़श्ता इंतखाब में, और आइंदा इंतखाब में भी वो एक उसको बड़ी सलाहियत है मुकाबला करने की। हो सकता है कि उसके बाद उसका इख्तियार वापस मिल जाए, हो सकता है उसे अपोजिशन बेंचों पर बैठना पड़े। तो अगर आप हर वक्त डेडलॉक पैदा करेंगे और डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर काम चलेगा कैसे? अगर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो गवर्नमेंट से उसकी नहीं बन रही थी, गवर्नमेंट में आई तो अपोजिशन से नहीं बन पा रही थी। अब फिर अगर गवर्नमेंट में आ जाएगी तो फिर अपोजिशन के साथ अगर मामला ऐसा होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? बिल्कुल तो सही। जमीनी हकायक जो है उसका एतराफ करना चाहिए। और बड़े लीडर जो हैं वो क्राइसिस पैदा नहीं करते, उनका हल भी ढूंढते हैं, बिल्कुल उनमें से रास्ता भी बनाते हैं, कौमों को मुत्तहिद भी करते हैं, तकसीम नहीं करते, बांटते नहीं है मुस्तकिल बुनियादों पर। पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान नहीं है, खुदा न खास्ता। ना हमें इसे अफगानिस्तान बनाना चाहिए। बिल्कुल कि हम एक दूसरे के दरपे हो जाए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ठीक। हमारा अपना एक निजाम है, हमारा दस्तूर है, हमारे अदारे हैं, हमारे इंतखाबात के जरिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, सियासी अमल आगे बढ़ता है। इसलिए हर शख्स जो है और हर जमात को ये बात समझनी चाहिए कि उसे सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी स्पेस बनानी है और दूसरों को बर्दाश्त करना है। ठीक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सिचुएशन पर वो बात कर रहे थे। शहजाद और साकिब आप दोनों मौजूद हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है साकिब, आपकी तरफ आऊँगी कि जब तक आप नहीं तस्लीम करेंगे दूसरी जमातों को या उनके बयानिए को, आप ये कह सकते हैं, तो तब तक मामला कैसे बढ़ेंगे? डायलॉग नहीं होगा, आपस में नहीं बैठेंगे, चाहे आप हुकूमत में हैं चाहे अपोजिशन में हैं। जब तक मिल बैठेंगे नहीं तब तक आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप हमेशा इस सियासत, इस अंदाज को लेकर नहीं चल सकते। मेच्योरिटी आखिरकार कहीं ना कहीं तो प्रिवेल करनी चाहिए, आनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक पॉइंट दूंगा आपको कि मैं ना मानूं कि रट जो है, मेरा ख्याल ये है कि आपका सिस्टम जो है आगे नहीं चल सकता। जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, गैर आइनी एक्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट बैठी, सो मोटो लिया, उसके बाद सुना, उसके बाद फैसला दिया और उसको कहा कि गैर आइनी एक्ट था। फिर उसके बाद उस पर बार बार कहा जा रहा है, मतलब इमरान खान साहब की जानिब से अपने जलसों में उसको डिफेंड किया जा रहा है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि कम से कम इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हों, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा एक आइन है, दस्तूर है, हमारा एक सिस्टम है, हमने उसके तहत चलना है। तो दूसरी जो बात आपने की, डेफिनेटली जो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि जब पीटीआई अपोजिशन में थी फिर हुकूमत के साथ नहीं लग रही थी, अभी 3.5 साल हुकूमत में गुजारे, अपोजिशन के साथ नहीं लग रही थी, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इस तरह भी नहीं चलता। सियासत में आपने दूसरी पार्टीज के साथ गिव एंड टेक करना होता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, माजी में हमने देखा बिल्कुल आमने सामने थी दोनों पार्टीज, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल सेटलमेंट करती हैं। अभी भी आज अगर वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे तो वो डेफिनेटली अपनी अपनी पोजीशन में लड़ेंगे, अपना अपना मैनिफेस्टो होगा उनका, अपनी अपनी कारकर्दगी होगी, वो उसको लेके अवाम में जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज या एक सिस्टम या पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इसको बेहतर
चलाने के लिए आपस में एक रवादारी का एक उनसर होना चाहिए। खान साहब हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको अपना एक एजेंडा, कोई नैरेटिव वो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। जिस तरह ये NSC की जो अभी इलामिया आया है, पिछला था, उसको ये कहा गया है, बड़ा क्लियर अब तो कह दिया गया है कि ऐसी कोई जो साजिश नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ये डिबेट जो है शायद PTI साइड से वो सियासी तौर पर शामी साहब ने भी कहा कि ये तो अब आगे बढ़ेंगी चीज़ें ना, वो उस पर खामोश तो नहीं रहेंगे। अच्छा, एक तो मैं ये चाहूँगी कि जो बड़ा अहम पॉइंट शामी साहब ने रेज़ किया कि एक कंसेंसस होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके चीज़ें रुकनी चाहिए, आपस में बैठे मजाक करें, डायलॉग्स करें तमाम पार्टीज़ के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। आवाम के लिए उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल सकता है। सब कुछ और डाकू कह के आप साइड पे करके और ख़ुद अकेले नहीं बैठ सकते। 1.5 ईंट की मस्जिद कभी भी नहीं चल सकती, ये बहुत अहम है। और दूसरा ये जो मुलाकात हो रही है बिलावल जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, आप इसको कैसे देख रहे हैं, कितनी संजीदगी से आप इसको देख रहे हैं, इसमें से क्या निकलेगा? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हालिया कुर्बत है उसमें एक वाहिद किरदार सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। और अगर इमरान खान को बीच में से निकाल दें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। मेरा तो इस पर बिल्कुल बिलीफ है। बात यह कि आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। उनका एक अलग वोटर की अपील है, उनका एक अलग वोट बैंक है। अगरचे पंजाब में बहुत पुअर परफॉर्म किया गुज़िश्ता चंद इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगरचे जो जाए पैदाइश है वो लाहौर है और वहीं से एक सियासी तहरीक का जिस तरीके से आगाज़ हुआ पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान तहरीक नून लीग का एक वर्चुअली कंट्रोल रहा पंजाब में, लेकिन उसको ब्रेक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब अगर वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें 10 सीटों पे, 15 सीटों पे, 20 सीटों पे या किसी आईनी ओहदे पे, मतलब सिर्फ कहने का ये है कि आप इस वक्त इकट्ठे हैं क्योंकि आपके सामने एक कॉमन राइवल है, सियासी राइवल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सूरत में। आपको इससे हट के बात करनी है, इससे हट के आगे जाना है। आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे। आप शामी साहब सही कह रहे थे कि एक मौका था कि जब दोनों जमातें थोड़े अरसे के लिए मरकज में भी इकट्ठी हुकूमत में थी और बजट से पहले नून लीग छोड़ के चली गई। आपने इमरान खान को अगर उसके नैरेटिव को अगर हराना है तो आपने अपने ग्राउंड पे हराना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक लिबरल और एक जो मॉडरेट स्टांस है और वो जो अक्सरियत पाकिस्तानियों की उस पर बिलीव करती है, उसको लेके आना है। या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक अपना जो एक नज़रिया है और उसके साथ साथ जो उनकी कारकर्दगी रही है, उनके मुखालफिन उससे एतराज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपने करना है। आप इस वक्त इकट्ठे होंगे, इलेक्टेबल की सियासत करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो हो भी जाएंगे हो सकता है। लेकिन बात फिर वहीं आएगी कि अगर आज तहरीक इंसाफ या मुस्तकबिल में साइड पे हो जाएं या इमरान खान साहब जो है सियासी तौर पर रेलेवेंट उस तरीके से ना रहें जितने आज हैं, सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का क्या मतलब इसमें मुश्तरका मफाद होगा? आज आप इकट्ठे सिर्फ इस वजह से हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों जमातों को इलेक्शन में तो आपने अलहदा ही जाना है ना, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाना है, तब हो सकता है कि आपके मुख्तलिफ राय हो एक दूसरे के बारे में। आपने यकीनन अलहदा लड़ना है, आप कोई जमातें जम नहीं कर रहे, आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो सीट एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपने एक तरह से एक छोटे पैमाने पे इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। आप जो है वो एमएमए नहीं बनेंगे, आप एमएमए नहीं बनेंगे, लेकिन आप एक पीडीएम के अम्ब्रेला के तहत एक लूज किस्म का आपका होगा और मकसद सिर्फ ये होगा कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आए। सो मेरे ख्याल में ये अप्रोच अच्छी नहीं है। इस मौके पे ये भी कहा जा रहा है कि जी बिलावल साहब को वजीर खारजा बनाया जाए, ये अप्रोच भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमजा शहबाज, मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सियासत करनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके ट्रेडिशनल राइवल वो हैं। पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ये दो सियासी जमातें बड़ी रही हैं। पीटीआई ने आके बीच में ये मिथ को ब्रेक किया कि थर्ड फोर्स बीच में आई है। असूली तौर पे जहां जमहूरियत की कदरें मजबूत हैं वहाँ 2 पार्टी सिस्टम ही असूली तौर पर होता है, जो तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ ने प्राइमरीली नून लीग का वोट ही तोड़ा है पंजाब के अंदर। सो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल फैसला होगा ये नवाज शरीफ साहब के लिए कि पीपल्स पार्टी को भी आप 20 सीटें दे दें, फिर तहरीक इंसाफ से भी आप मुकाबला करें। सो मेरे ख्याल में पंजाब की हद तक अगर लेकिन गेन करने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी, यकीनन अगर वो 10 सीटों पर भी बात होती है तो मैं इसको सियासी कामयाबी समझूंगा। लेकिन इसको किसी भी तौर पर ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि कोई इलेक्टोरल अलायंस है या एंटी इमरान अलायंस बन चुका है। हर सियासी जमात को अपने अकायद, अपनी कारकर्दगी और उसके रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं ना शहजाद, वो अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताएं, वो ये चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो आपके लिए बड़ा माजरत आपसे एक चीज ये कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब को आप मफामत का बादशाह कहते आए हैं। 2008 से लेकर 2013 तक आपने मफामत की सियासत की। 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या हाल हुआ? हाँ, और पीपल्स पार्टी का जो नजरियाती वोटर है या वर्कर है या लीडर है, उसने कहा कि ये हमने मफामत की सियासत करने का खमियाजा भुगता है। बिल्कुल। तो अगर आप ये मफामत की सियासत करेंगे तो वहां पे बड़ा मुख्तलिफ है पंजाब में, वहां पे लोगों को अपील करना, और ये सारे के सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लोग जो है जाया करते थे। अब तहरीक इंसाफ के आने के बाद सिनेरियो चेंज और हुआ। इस किस्म का अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो हो सकता है आवाम में उसको इतनी पजीराई ना मिले, शायद लोग भी उसको पसंद ना करें। ये लास्ट गवर्नमेंट साकिब वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल, ओवरऑल सारी सिचुएशन। वो जो आप बात कर रही थी, अगर असल में पीपल्स पार्टी यही चाह रही है कि पंजाब में, क्योंकि नून लीग का वोट है या पीटीआई का है, हमने देखा कि पंजाब में पिछले 8-10 साल में जगह नहीं बना सकी पीपल्स पार्टी नहीं है, बिल्कुल। अब हाँ उनकी जी। कोशिश ये है कि क्योंकि एक पीडीएम का इत्तेहाद बना है, अभी गवर्नमेंट को हटाया गया, नई गवर्नमेंट आई है, तो इसमें एक तो वो आईनी ओहदे जो है वो लेना चाह बिल्कुल, रहे वही हैं, लेना और चाह रहे दूसरा हैं। पंजाब में वो अपनी आपने एंट्री देखा चाह वो रहे हैं। सारे सिनेरियो में पीडीएम से अलहदा हुए और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो पूरे पंजाब में, अब वो अपने आप को फायदा देने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। जो सारा लॉन्ग मार्च यहाँ इस्लामाबाद तक आया, पूरे पंजाब से घूम के आया, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह से अपनी पार्टी को हम वहाँ पर दोबारा जिंदा कर मेरा सके। ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी लंबी इनिंग खेलनी है सियासी। वो शुरू से ही वो बात ना करें कि आज तक भुट्टो साहब को ताने मिलते हैं जनरल अयूब का नाम ले लेके, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करें कि मुस्तकबिल में जब वो एक किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको ये ताने ना मिलें। सही, बहुत शुक्रिया। शहजाद रजा, साकिब बशीर मेरे साथ मौजूद थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने ज्वाइन किया था। इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर उनकी राय हम ले रहे थे। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।